हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। देखो, इस पर्टिकुलर वीडियो में अपने डिस्कस करने वाले हैं जेआरएफ से रिलेटेड। ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है जो काफ़ी टाइम से, तो जिन्होंने एक बार अपनी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन है वो कंप्लीट कर ली है। ठीक है। और जिनका काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं और नेट और जेआरएफ और काफ़ी मतलब कोचिंग भी ले ली है। ठीक है। और सारी चीज़ें कर ली है, 3-4 अटैम्प्ट भी दे दिए हैं, फिर भी जेआरएफ है वो नहीं क्वालिफाई हो रहा है। तो क्या कमियां हैं उसके बारे में थोड़ा सा अपने डिस्कस करेंगे और क्या हमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए और किन किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जो रिसेंट एग्जाम हो रहे हैं उनकी ट्रेंड को देखते हुए क्या क्या हमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए और लास्ट के इन 2 महीनों में भी थोड़ा सा क्या ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। देखो देखो, 3-4 चीज़ें ही होती है यार जेआरएफ में, ऐसा नहीं होता। किसी भी एग्जाम में बात कर लो, चाहे फिजिक्स का कोई भी एग्जाम हो, उसको क्वालिफाई करने के लिए 3 से 4 चीज़ें ही है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। और मोस्टली करते हैं स्टूडेंट, फिर भी उन्हें लग रहा होता है कि हम वो चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं नहीं फॉलो कर रहे होते उन चीज़ों को। ठीक है। कमियां रहती है, इसी वजह से नहीं हो रहा। ऐसा बात नहीं है कि तुमने 100% दे दिया फिर भी नहीं हुआ, 100% दे दिया फिर भी नहीं हो रहा, फिर तो देखो तुम्हारा टाइम ही नहीं चल रहा वो। ठीक है। राइट टाइम नहीं है तुम्हारे लिए वो। किसी के लिए तो बहुत जल्दी हो जाता है और किसी के लिए थोड़ा सा लेट होता है, तो वो तो एक अलग मुद्दा हो गया। लेकिन यदि तुम 100% दे रहे हो तो मोस्टली 99% तो चांस है तुम्हारा इजीली हो सकता है। ठीक है। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट ये है, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट किए जो मेरी ऑब्जर्वेशन है स्टूडेंट्स को लेके। अभी एक स्कोर बूस्टर बैच भी चल रहा है, उसमें भी जो ऐसे स्टूडेंट है जिनका कहीं ना कहीं कितनी प्रिपरेशन के बाद में भी एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई नहीं हो पाया। ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट है जिसमें अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं उस बैच में, तो उसमें भी मैं स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करता रहता हूँ कि क्या कमियां रह सकती है उनकी, किस किस वजह से। तो ये सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। सबसे पहला पॉइंट ये है, देखो सभी करते ही हैं ये। अ, सबसे पहला पॉइंट ये है हमारे पास में कि जो कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला है वो याद नहीं है सभी को। ठीक है। याद करना पड़ रहा है, रिकॉल करना पड़ रहा है जब भी अपने कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला, ये सभी को याद नहीं है। ठीक है। रिमेंबर नहीं है, याद नहीं है। जब भी अपने किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, कोई भी क्वेश्चन मान लो, कोई भी क्वेश्चन तुम्हें दे दिया गया, अभी कोई क्वेश्चन मैंने पुटअप कर दिया तुम्हारे लिए, तो तुम्हें इस फॉर्मूले को रिकॉल करने में ही टाइम लग रहा है। इस क्वेश्चन में क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या फॉर्मूला लगेगा, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है। एग्जैक्टली याद नहीं है सारी चीजें, ऐसा होना चाहिए। देखो, प्रिपरेशन देखो क्या होती है, रिवीजन देखो क्या होती है, और फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट ये तुम्हें अच्छे से रिवाइज नहीं है या शॉर्ट नोट्स नहीं बने हुए तुम्हारे, और शॉर्ट नोट्स भी तुम्हारे अच्छे से रिवाइज नहीं है, रिवीजन में यहाँ पे तुम्हारी कमी है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करने में। रिवीजन देखो, मैं कह रहा हूँ रिवीजन तुम्हारी इस लेवल की होनी चाहिए। मन नहीं करता रिवीजन करने में, क्योंकि सबसे हार्ड जो चीज है ना प्रिपरेशन में, जो सबसे टफ चीज है वो रिवीजन ही है। और रिवीजन इस वजह से नहीं हो पाता क्योंकि उसमें पढ़ने का मन नहीं करता। बार बार सेम चीज को बार बार तुम पढ़ोगे ना तो तुम्हारा बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। तो इस वजह से ये सबसे टफ चीज है रिवीजन। इसमें बहुत ज़्यादा अपने को मेहनत करनी पड़ती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो क्वेश्चन पुट अप कर दिया, तो तुम इसे बिल्कुल भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं, तुम पहली बात तो उसको रिकॉल ही नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं, किस हिसाब से अप्रोच करें, क्या फॉर्मूला था हमें याद ही नहीं आ रहा। वो सबसे एक मेन कमी है, जो पहली कमी है। ठीक है। तो इसके लिए तुम्हें रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा रिवीजन करनी पड़ेगी। और इस टाइप से रिवीजन करनी पड़ेगी कि मान लो जैसे कोई क्वेश्चन पूछ ले क्वांटम मैकेनिक्स का, मान लो, या परटर्बेशन थ्योरी का कोई क्वेश्चन आ गया, तो जैसे ही तुम्हें परटर्बेशन थ्योरी बोल दिया गया, तो तुम जितने भी सारे फॉर्मूले हैं वो एक पेज पे तुम्हें लिखने आने चाहिए कि फटाफट से तुम लिख दो, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। इस टाइप की तुम्हारी रिवीजन होनी चाहिए। ठीक है। तो वो प्रॉपर रिवीजन है। मान लो मैंने कह दिया कि परटर्बेशन थ्योरी में क्या क्या चीजें होती है जो एग्जाम के लिए यूजफुल है, तो तुम्हें वो सारी चीजें लिखनी आनी चाहिए। हाइड्रोजन एटम में मैंने कह दिया कि हाइड्रोजन एटम में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है, वो सारी चीजें तुम्हें लाइन से बिना नोटबुक में देखे वो लिखनी आनी चाहिए, तब तुम्हारी बहुत अच्छी रिवीजन है। इस टाइप की रिवीजन है तो डेफिनेटली तुम्हें एग्जाम में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा किसी भी क्वेश्चन को रिकॉल करने में। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है। ठीक है। अब सिर्फ इसी से ही काम नहीं चलेगा, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जिन्होंने बहुत अच्छी थ्योरी कर ली है, ठीक है, और रिवीजन भी बहुत अच्छे से कर ली है, फटाफट से फॉर्मूले भी बता देते हैं, फिर भी कमियां रह जाती है। नेक्स्ट हमारे पास में है कि हर बार वो जब अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं
तो रेलेवेंट जो कंटेंट है उस पे ध्यान ना दे के इरेलेवेंट कंटेंट पे फोकस कर रहे हैं, जो उनको नहीं पढ़ना चाहिए। हर बार अपने कंटेंट को चेंज कर रहे हैं, हर बार नई नई बुक से या नए नए नोट्स, हर बार नया नया कंटेंट कहीं से वो उठा रहे हैं इधर उधर से। किसी ने पीडीएफ भेज दी, किसी ने कुछ भेज दिया, किसी ने कुछ भेज दिया। ठीक है, आजकल बहुत सारे ग्रुप्स है, हर किसी में कुछ ना कुछ चलता रहता है। ठीक है, अपने कंटेंट पे भरोसा नहीं है, कहीं से भी कुछ भी उठा के उसको फॉलो करने लग गए। ठीक है, एक रेलेवेंट प्रॉपर कंटेंट को फॉलो नहीं कर रहे। या मान लो तुमने जो टॉपिक नहीं पढ़े, उनके चक्कर में ही तुम बाकी के आने वाले 2 महीने 3 महीने अपने वेस्ट कर दो। ठीक है, अब तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैंने इतना तो पढ़ लिया लेकिन ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ा। मैथमेटिकल फिजिक्स में मैंने ये टॉपिक तो पढ़ लिए, ठीक है, मैंने ये वाला फाइनल टॉपिक रह गया, मेरा ग्रीन फंक्शन रह गया, मेरी प्रोबेबिलिटी थ्योरी रह गई, क्वांटम मैकेनिक्स में मेरी रिलेटिविस्टिक वाली थ्योरी रह गई, या मेरा मोमेंटम स्पेस वाला रह गया। इस टाइप के टॉपिक रह गए हमारे। ठीक है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में मेरा रैंडम वॉक रह गया। ठीक, ये इन सब चीज़ों जो रह गए वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि तुमने 70-80% भी सिलेबस बहुत अच्छे से किया है तो कोई दिक्कत नहीं, उनके पीछे मत पड़ोगे ये टॉपिक रह गए, इनसे क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा। ठीक है, वो मत सोच के चलो। तुम ये सोच के चलो कि 70-80% मैंने कंप्लीट किया है, उसमें से ही मुझे मैक्सिमम आउटपुट निकालना है। तो वो कैसे निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो एक रेलेवेंट कंटेंट तुम्हारे पास में होना चाहिए, और लिमिटेड कंटेंट होना चाहिए, और एक ही सोर्स होना चाहिए, मल्टीपल सोर्स नहीं होने चाहिए। सोर्स एक ही होना चाहिए, चाहे वो कोई भी सोर्स हो। ठीक है, अब मैंने मान लो स्कोर बूस्टर कोर्स में मैं पीडीएफ अपलोड कर रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट, पढ़ाने से पहले, मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाने से पहले मान लो डिफरेंट। अब ये वो पीडीएफ उनके लिए यूजफुल है जिन्होंने एक बार भी नहीं पीडीएफ बनाई, एक बार भी शॉर्ट नोट्स नहीं देखे। वो उनके लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है जिन्होंने एक बार अपना अच्छे से पढ़ रखा और अपने अच्छे से नोट्स बना रखे हैं, शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं। अब तुमने कहीं और से शॉर्ट नोट्स बनाए और तुम मेरे शॉर्ट नोट्स को फॉलो करने लग जाओगे, मेरी पीडीएफ को फॉलो करने लग जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, यदि तुमने मेरे से ही फॉलो किया है, मेरे ही शॉर्ट नोट्स फॉलो किए और तुम किसी और के फॉलो करने लग जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, सिर्फ अपने ही, हाँ तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इसमें मेरे शॉर्ट नोट्स में ये फॉर्मूला मिसिंग है, तुम फॉर्मूला लिख लो, बस अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लो उसको, दूसरी पीडीएफ तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन से ही तुम्हें समझ में आ जाता है। तो रेलेवेंट कंटेंट इसमें जरूरी है ना, रेलेवेंट कंटेंट जरूरी है। और रेलेवेंट कंटेंट पे ही तुम्हें टाइम देना है, कोई भी नए टॉपिक पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। तुम ऐसे सोचो ये भी मिस हो रहा है मेरा, ये भी मिस हो रहा है, तो वो करने की जरूरत नहीं है। तीसरा है, देखो तीसरा पॉइंट ये है, अब सभी ने देखो क्या अब आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे, सर हमने तो शॉर्ट नोट्स भी बुला लिए, हम तो रेलेवेंट कंटेंट भी कर रहे हैं, फिर भी हमारा नहीं हो रहा। थर्ड पॉइंट ये है, क्या पीवाईक्यू सभी सोल्व किए हैं या नहीं किए, और अपने हाथ से किए हैं या नहीं किए। जो भी पीवाईक्यू है, चाहे अपने नेट की बात करें, चाहे अपने जस्ट की बात करें, चाहे अपने गेट की बात करें। अब देखो नेट में जो एग्जाम हुआ था ना, 2023 का एग्जाम हुआ था, दिसंबर 2023 का एग्जाम हुआ था, इसमें एक भी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है, जो बिल्कुल ही डिफरेंट हो, जो नेट के जस्ट गेट के पुराने पीवाईक्यू से बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर रहा। ठीक है, ऐसा तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो इन पीवाईक्यू से रिलेट नहीं कर रहा। बट ये है ना, हमने तो इनको बस ऐसे निकाल दिया कि ये रिपीट थोड़ी होंगे। हम तो पीवाईक्यू के इस हिसाब से सॉल्व करते हैं ना कि ये कौन से रिपीट होने वाले हैं, इनको करने से क्या मतलब है, हमें तो नए क्वेश्चन चाहिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए। पर ये देखो ना कि इन्हीं से ही बार बार कॉन्सेप्ट तो वही है ना, फिजिक्स कोई ऐसा तो है नहीं हर साल नई फिजिक्स ऐड हो रही है, नई फिजिक्स के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, वो तो है नहीं। ठीक है, तो इन्हीं में सब कुछ छुपा हुआ है, इन पीवाईक्यू में ही सारे कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं। अब जब मैं टेस्ट सीरीज भी जब हम फॉर्म करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हर बार नए टॉपिक से टेस्ट बना रहे हैं। ठीक है, वही वही टॉपिक बार बार उठ के आ रहे हैं। और हाँ, थोड़ा वो है कि क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। ऐसा नहीं है कि कुछ बाहर कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट, पता नहीं कौन सी बुक से क्या ही पूछ लिया है, वो ऐसा रहा, वो ट्रिकी कर देता है। वो डेफिनेटली उसके लिए तो अपनी प्रैक्टिस और रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस अपनी कितना कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा उस पर फोकस करना है। ट्रिकी क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन भी तुम्हें मिल रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इरेलेवेंट क्वेश्चन हो। ठीक है, तुम उठा के देखना पेपर अच्छे से, तुम खुद उठा के देखना पेपर। ठीक है, स्कोर बूस्टर कोर्स में अपनों ने क्वेश्चन किए हैं 2024 के पेपर के, कुछ क्वेश्चन मैं मान सकता हूँ डिफिकल्ट आए हैं, ट्रिकी आए हैं, पर ऐसा नहीं कि वो सॉल्व नहीं हो सकते। एग्जाम में डेफिनेटली मान लो थोड़ा टाइम लगा होगा सॉल्व करने में, या देख के घबरा गए होंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन है, पर कॉन्सेप्ट तुम मैच करोगे ना, इन्हीं क्वेश्चंस में से जो पीवाईक्यू क्वेश्चन थे ना, इनमें एक भी ऐसा
रिसेंट नेट 2023 का दिसंबर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो तुम रिलेट नहीं कर सकते इन पीवाईक्यू से। ठीक है, जो पुराने पीवाईक्यू है हर क्वेश्चन तुम रिलेट कर सकते हो। क्वांटम मैकेनिक्स उठा लो, चाहे तुम एमपी उठा लो, चाहे ईएमटी उठा लो तुम। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम कुछ अलग ही उसने पूछ लिया, कुछ अलग ही लेवल दे दिया उसने। ठीक है, सब कुछ रिलेट कर सकते, बट वो है ना, तुमने पीवाईक्यू जो सॉल्व किए हैं तुमने वो उसके किस इंटेंशन से सॉल्व किए हैं, और तुमने थोड़ा सा भी नहीं समझ में आया तो फटाफट से उसका सॉल्यूशन ढूंढने लग गए। फटाफट से कहाँ उसका सॉल्यूशन मिलेगा, कौन से यूट्यूब चैनल पे मिलेगा या कौन से ग्रुप में मिलेगा, फटाफट से हर जगह डाल दिया उसको बिना सॉल्व किए। कैसे अप्रोच करना है उसको, अप्रोच मान लो तुम्हें नहीं अप्रोच हो रहा, मान लो तुम पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो और तुमसे नहीं अप्रोच हो रहा, कम से कम उससे रिलेटेड पहले थ्योरी तो देखो ना। मान लो एक पीवाईक्यू तुम्हें दिया गया है और तुमसे सॉल्व नहीं हो रहा है ये पीवाईक्यू, मान लो किसी भी टॉपिक का पीवाईक्यू है, मान लो ये जो हमारे पास में पीवाईक्यू है वो मान लो स्कैटरिंग थ्योरी का पीवाईक्यू है, अपने क्वांटम मैकेनिक्स में स्कैटरिंग थ्योरी का पीवाईक्यू, और तुमसे नहीं बन रहा, मान लो तुमने स्कैटरिंग थ्योरी भी पढ़ी है, तुमसे पीवाईक्यू नहीं बन रहा, तो तुम पहले उसको सॉल्यूशन देखने की बजाय ये देखो ना कहीं मैं स्कैटरिंग थ्योरी में कोई पॉइंट तो नहीं मिस कर रहा, वो तो देखो ना। और स्कैटरिंग थ्योरी की जो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की है वो तो दोबारा देखो ना, तुम एक बार उसको सॉल्व करके देखो कि ये अलग इसमें क्या है। ठीक है, कहीं मैं कुछ भूल तो नहीं रहा, कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं भूल रहा, कहाँ से ये क्वेश्चन पिक हुआ है, 3-4 फॉर्मूले स्कैटरिंग, और उन उसको तुम दोबारा देखोगे ना स्कैटरिंग थ्योरी को, जब तुम उसको दोबारा पढ़ोगे अपने नोट्स को, पीवाईक्यू मान लो तुमसे नहीं सॉल्व हुआ, तुमने प्रैक्टिस किया, तुमने ट्राई किया, नहीं हुआ, तो उसको तुम इधर उधर मत भेजो ग्रुप में, और तुम उसका सॉल्यूशन के पीछे मत पढ़ोगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तुम ये देखोगे उसको स्कैटरिंग थ्योरी टॉपिक को दोबारा रिवाइज करो कि क्या इस टॉपिक में था जो मैं मिस कर रहा हूँ, किस वजह से ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहा, तो तुम्हें बहुत सारी नई चीजें पता लगेगी। अच्छा, क्वेश्चन तो इस हिसाब से भी पूछ सकते हैं स्कैटरिंग में, या इस हिसाब से भी पूछा जा सकता है, इसको ऐसे भी किया जा सकता है, तो नई चीजें तुम्हें एक्स्ट्रा पता लगेगी। अदरवाइज तुम क्या करोगे, तुम पीवाईक्यू है एक, तुमने एक लाइन पढ़ी पीवाईक्यू की और तुमने कहा भाई ये तो नहीं सॉल्व हो रहा, अब क्या करें, फिर तुम जस्ट क्या करोगे, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए पहले तो यूट्यूब देखोगे, कहीं मिलता ठीक है, फिर तुम ग्रुप पे शेयर करोगे, फिर तुम इधर उधर देखोगे। ठीक है, और नहीं सॉल्व हुआ तो छोड़ दोगे तुम उसको। ठीक है, तो ये काम नहीं करना, ये काम करने से पहले तुम ये करो कि अपने जो नोट्स है वो टॉपिक देखो, क्या कोई कमी तो नहीं रह रही, और इससे रिलेटेड जो पीवाईक्यू किए हैं उन पीवाईक्यू को देखो, क्या उनमें कहीं सेम कॉन्सेप्ट कुछ यूज हो रहा है, कुछ मिल रहा है ताकि रिलेट हो जाए, ताकि अपने सॉल्व कर पाए। हाँ, इनसे भी कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल ही नया टाइप का है, फिर तो देखो सॉल्यूशन की तरफ जाओ तो नया टाइप देखो कि किस टाइप से इसको सॉल्व किया गया है, और जिस टाइप से सॉल्व किया गया इस टाइप का यदि दोबारा आ गया तो अपनी कर पाए, तो तब पता लगेगा। और डेफिनेटली 100% चांसेस है कि तुम्हें इस थ्योरी में से ही आंसर मिल जाएगा, तुम्हें अलग कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इसमें से ही, या जो तुमने पीवाईक्यू सॉल्व किया उन्हीं में से ही तुम्हें इसका आंसर मिल जाएगा, तुम्हें अलग से कहीं जाने, और वो तुम टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे ना, तुम्हें जल्दी है कि इसका फटाफट से सॉल्यूशन मिले। हमें कोई ऐसा तुम्हें वो नहीं करना, तुम्हें कंटेंट नहीं बनाना यहाँ पे कि तुम्हें एक नोटबुक बनानी है जिसमें सारे सॉल्यूशन हो, तुम वो उसके लिए नहीं बैठे हो। ठीक है, तुम्हें अपनी अप्रोच बनानी है, अप्रोच बनाने के लिए जो तरीके हैं वही अपनाने पड़ेंगे, तुम्हें कोई कंटेंट इकट्ठा नहीं करना अपने पास में कि ये बाद में काम आएगा, 10 साल बाद में काम आएगा, वो नहीं करना तुम्हें। तुम्हें अपनी अप्रोच डेवलप करनी है ताकि अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। ठीक है, और ये पेपर, और ईमानदारी से देखो, ईमानदारी से जिन्होंने ये 15 ईयर के पेपर, पुराने 15 ईयर के पेपर, एक एक क्वेश्चन नेट के, मान लो पुराने 15 ईयर के क्वेश्चन 75 क्वेश्चन आते हैं, तो 15 साल के क्वेश्चन देख लो, नेट के 75 क्वेश्चन इंटू 15, कितने क्वेश्चन हो गए। ठीक है, और गेट में मान लो हमारे पास में 65 क्वेश्चन आते हैं, या आपने उसको हटा दें तो 55 क्वेश्चन आते हैं, इंटू 15 कर दो, और जस्ट में मान लो 50 क्वेश्चन आते हैं, इंटू 15 कर दो, 15-15 सालों के, और नेट में तो 15 साल के 30 पेपर हो गए, इसको 30 से मल्टीप्लाई करो, तो कितने क्वेश्चन हैं, हजारों क्वेश्चन हैं। इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दोगे तो इसके अलावा कहीं जरूरत पड़ेगी क्या तुम्हें किसी चीज की, मेरे को नहीं लग रहा, और इससे ज्यादा क्या प्रैक्टिस करोगे, और भी करने दो, टिफर इंक्लूड कर दो इसमें, और इससे ज्यादा क्या कर लोगे। ठीक है, और इसमें हर एक स्टैंडर्ड का क्वेश्चन मिल जाएगा तुम्हें, ऐसी बात नहीं है कि इनमें स्टैंडर्ड के क्वेश्चन नहीं है,
तुम नेट के क्वेश्चन, जस्ट के क्वेश्चन, गेट के चलो मान लो थोड़े कम स्टैंडर्ड के, नेट के और जस्ट के क्वेश्चन, टीफर के क्वेश्चन तुम उठा के देखोगे, इससे ज्यादा स्टैंडर्ड क्या हो सकता है क्वेश्चन का। ठीक है, ऐसी बात नहीं कि पेपर में अभी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आने लगे हैं, पहले कभी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आए नहीं। तुम नेट के पेपर उठा के देखो पुराने, तुम्हें याद ही नहीं है एक्चुअल में, तुम्हें ऐसे लग रहा है कि पहले कभी नहीं आए, तुम्हें याद नहीं है। ठीक है, तो वो अच्छे से तुम देखोगे तब तुम्हें याद आएगा ना, तो इसको करो प्रैक्टिस इसको अच्छे से, इतने क्वेश्चन खुद से, वो भी ईमानदारी से खुद से कर लिए, सॉल्यूशन देख के कर लिए, फिर तो कोई सेंस ही नहीं है इस बात का। ठीक है, सॉल्यूशन देखे कितने ही कर लो तुम, यदि यही खुद से तुमने ट्राई कर लिए, अपने आप से ट्राई कर लिए, ठीक है, तो इससे ज्यादा तुम्हें कोई करने की जरूरत ही नहीं है कुछ भी। ठीक, पर करो तो सही ना। और ये चीजें भी कर ली देखो, अब तो अब काफी स्टूडेंट की ये क्वेश्चन होंगे, सर मैंने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, फिर भी नहीं हो पा रहा। फिर देखो तुम्हारी प्रैक्टिस की कमी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस की कमी है। ठीक है, तुमने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की क्वेश्चन की। प्रैक्टिस इन दी सेंस, मान लो तुम जब भी कोई तुम्हें नया क्वेश्चन दिया जाता है, जब तुम क्वेश्चन को सोल्व करते हो, मान लो जब अपने नया क्वेश्चन पुटअप करते हैं और तुम क्वेश्चन को सोल्व करते हो, क्या तुम्हारे क्वेश्चन सोल्व करते हो तो क्या तुम्हारे हर क्वेश्चन में तुम अटकते हो, हर क्वेश्चन में तुम कुछ ना कुछ गलती करते हो, या 50% क्वेश्चन में तुम गलतियां करते हो, या 70% क्वेश्चन में तुम गलतियां करते हो, या हर क्वेश्चन में तुम गलती करते हो, या तुम्हारी गलतियां बहुत कम होती है, लगभग 15 से 20% तुम्हारी क्वेश्चन में गलतियां होती है, बाकी 70-80% अपने क्वेश्चन अपने सही अप्रोच से करते हैं। तो वो देखो, या जब तुम क्वेश्चन खुद से, मान लो तुमने एक नया क्वेश्चन देखा और तुम उसको सॉल्व करने लगे, तो ये एनालिसिस करना पड़ेगा खुद ना, जब तुमने हर क्वेश्चन को सॉल्व किया, कि तुम्हारी गलतियां देखो, मान लो तुमने 10 क्वेश्चन बनाए, 10 क्वेश्चन तुमने सॉल्व किया, उन 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन में तुमने मिस्टेक्स की, कितने क्वेश्चन में मिस्टेक्स की, वो देख लो तुम। 10 क्वेश्चन में यदि तुमने 8 क्वेश्चन में मिस्टेक्स की, तो तुम्हारी प्रैक्टिस में बहुत भारी कमी है। ठीक, और 2 ही क्वेश्चन में मिस्टेक्स हुई तुम्हारी, मिस्टेक की वजह से तुम्हारे, मान लो तुमने 10 क्वेश्चन तो बना लिए और सही भी बना लिए, ठीक है, आंसर देख के तो तुमने देख लिया हाँ भाई यहाँ मिस्टेक होगी, तो वो देखो मिस्टेक्स ऑब्जर्व करो कि कितने क्वेश्चन में मेरी मिस्टेक हुई। यदि 8 क्वेश्चन में मिस्टेक हो रही है, तब तो तुम्हारी प्रैक्टिस लेवल बहुत अच्छा है। यदि तुम्हारे 2 क्वेश्चन ही बिना मिस्टेक के हो रहे हैं और 8 क्वेश्चन में तुम्हारे मिस्टेक हो रही है, ठीक है, बिना मिस्टेक के तुम नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, हर एक क्वेश्चन में तुम्हारे 90% क्वेश्चन में तुम्हारी मिस्टेक्स चल रही है, फिर तुम्हारी प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा कमी है, फिर तुम्हें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तुमने सारी चीज़ें कर ली, तुमने PYQ भी सॉल्व कर लिए और तुमने शॉर्ट नोट्स भी रिवाइज कर लिए, तुम्हें सब कुछ याद भी है, तुम्हें सारे फॉर्मूले भी याद है, पर मेन कमी तुम्हारी जो रह रही है वो तुम्हारी प्रैक्टिस में रह रही है, और तुम्हारी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, तुम्हारे हर एक क्वेश्चन में मिस्टेक्स हो रहे हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में, और इजी से इजी मिस्टेक्स हो रहे हैं। ठीक है, कहीं इंटीग्रेशन नहीं सॉल्व रहा, कहीं बाय पार्ट्स नहीं लग रहा तुमसे, कहीं कैलकुलेशन तुमसे इजी नहीं हो रही, कहीं एक्सपोनेंशियल आ गया तो वहाँ फंस गए, तुम अटक गए, बाई पार्ट्स लगाते लगाते तुम्हारे पसीने छूट गए, जैसे ही बाई पार्ट्स दिखा अपने को, देखो क्या हो जाता है, वहीं घबरा जाते हैं अपने। क्यों घबरा जाते हैं? क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं है। जैसे मान लो ये बाई पार्ट्स दिख गया u/v/dx, ऐसा बाई पार्ट तुम्हें किसी इंटीग्रेशन में दिख गया, तो तुम पहले ही हार मान लोगे वहीं कि अच्छा अब ये करना पड़ेगा, इसमें तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गलती हो जाएगी, वो मन पहले से ही वैसा बना लोगे तुम, जब तो गलती होगी होगी, ये तो बाई पार्ट्स आ गया, फिर आगे अप्रोच करोगे तो डेफिनेटली गलती होनी ही होनी है। ये सोच के चलो कि हाँ ये तो मैंने प्रैक्टिस की हुई है, आगे तो क्या हुआ, इसको अपने सॉल्व कर देंगे, फटाफट से सॉल्व कर देंगे जितनी ज़्यादा हो सके जल्दी। और ये प्रैक्टिस से ही होगी चीज़, ऐसे नहीं होगी, जितनी प्रैक्टिस करोगे उससे ही होगी। ठीक है, ठीक है, प्रैक्टिस भी इनफ है, फिर भी नहीं हो पा रहा, फिर क्या दिक्कत है? फिर टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत है, फिर टेस्ट सीरीज नहीं दिया तुमने, टेस्ट सीरीज अच्छे से अटेम्प्ट नहीं की, 5th पॉइंट। ठीक है, टेस्ट सीरीज अच्छे से अटेम्प्ट नहीं की, टेस्ट सीरीज का मतलब टेस्ट सीरीज से ही तुम्हें टाइम मैनेजमेंट का तुम्हारा पता लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, ठीक है, किस क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, कैसे मैक्सिमम आउटपुट अपने लेके आ सकते हो, और ईमानदारी से सभी टेस्ट देने हैं, चाहे अपने पार्ट वाइज टेस्ट की बात करें, पार्ट वाइज की बात करें या फुल लेंथ टेस्ट की बात करें, जितने भी टेस्ट हैं, ठीक है, वो ईमानदारी से अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, सबसे बड़ी गलती यही है कि अपने ईमानदारी से उन टेस्ट को अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, कभी अटेम्प्ट कर लिया कभी नहीं किया, और किया भी तो मान लो 2 घंटे का टेस्ट है तो उसको 1 घंटे में सबमिट कर दिया कि देखते हैं कितना स्कोर आ रहा है,
और फिर उसके बाद में उसके क्वेश्चन को देख लिया। अब देखो एक 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 मैंने ये सबसे बड़ी गलती बता रहा हूँ तुम्हें। देखो टेस्ट सीरीज में मैंने ऑब्जर्व किया है, टेस्ट सीरीज में क्या करेंगे सर, वीडियो सॉल्यूशन तो अपलोड ही नहीं किया आपने, सिर्फ वीडियो सॉल्यूशन, सिर्फ पीडीएफ सॉल्यूशन ही दिया है। सर बिना वीडियो सॉल्यूशन के हम कैसे अपने डाउट को क्लियर करें? ये बहुत बहुत आता है ये। सर इस टेस्ट का तो आपने वीडियो ही नहीं डाला, इस टेस्ट का सिर्फ पीडीएफ ही है। मैंने कहा जब तुमने इतनी प्रिपरेशन, इनफ प्रिपरेशन की है, तुम टेस्ट दे रहे हो, तुम्हें तो सिर्फ एक हिंट की जरूरत है ना उस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। तुम्हें वीडियो सॉल्यूशन तो उनकी जो उनको जरूरत होगी जो जिनके लिए तो ये सब कुछ पूरा टेस्ट ही नया है, उनको जरूरत पड़ेगी वीडियो सॉल्यूशन की। तुम्हें कहाँ वीडियो सॉल्यूशन जरूरत है? तुम्हें तो बस एक हिंट दे दिया कि ये फॉर्मूला, ये अप्रोच यूज होगी, उसके बाद तो तुम्हें करना आना चाहिए। ठीक है, पता नहीं किस मतलब किस हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हो, किस हिसाब से पता नहीं क्या ही चल रहा है। काफी स्टूडेंट पूछते हैं मेरे से, मान लो किसी टेस्ट का मैंने वीडियो सॉल्यूशन नहीं अपलोड किया, मैंने सिर्फ पीडीएफ ही अपलोड कर दिया, और मान लो पीडीएफ में भी एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें तुम्हें समझ नहीं आ रहा पीडीएफ में, पर तुम्हें अप्रोच तो पता लग रही है ना उन क्वेश्चन को देख के। जो पीडीएफ में जो सॉल्यूशन है, उनको सॉल्यूशन देख के तो थोड़ी तो अप्रोच पता लगी होगी ना कि इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, तो वहीं उसको फिर सॉल्व करके देखो, खुद वीडियो सॉल्यूशन की कहाँ जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर भी ये तो तुम्हें एक्स्ट्रा में दिए जाते हैं कि वीडियो सॉल्यूशन भी है तुम्हारे पास में, पर देने नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। मेरी भी शायद गलती है इसमें, वीडियो सॉल्यूशन, मैं वीडियो सॉल्यूशन दे रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, इसके वजह से तुम्हारी बुद्धि है वो काम नहीं कर रही बिल्कुल भी। और कोर्स में भी मैंने वीडियो सॉल्यूशन हर एक क्वेश्चन के दे रखे हैं। ठीक है, चलो वो तो मैंने रिकॉर्ड कर दिए सारे असाइनमेंट के वीडियो सॉल्यूशन, पर मेरे हिसाब से ये बहुत, इनको देख के ना तुम अपने माइंड का जो लेवल है उसको खत्म कर रहे हो, उसको कम कर रहे हो माइंड के लेवल को। ठीक है, तुम्हारी अप्रोच नहीं बन पा रही इससे। ठीक है, जब तक फ्रिक्शन नहीं होगा दिमाग के अंदर किसी क्वेश्चन को लेकर, जब तक फ्रिक्शन डेवलप नहीं होगा तब तक वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। वीडियो सॉल्यूशन से क्या होता है, वीडियो सॉल्यूशन से ये होता है कि हमें कुछ दिमाग नहीं लगाना कि सर ऐसे, सर ने बता दिया ऐसे होगा ऐसे होगा, वो एक पैटर्न सर ने ही बना दिया, तो हमारा खुद का पैटर्न तो कुछ बना ही नहीं उसमें। ठीक है, तो हमारा दिमाग का पैटर्न बनना जरूरी है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, फिर मैं भी अब क्या करूं, ज्यादा मैं बोल नहीं सकता। ठीक है, अब मैं ज्यादा बोलूं किसी को, सर तो बहुत ज्यादा रूड हो रहे हैं। ठीक है, गुस्सा तो मेरे को बहुत आता है कई बार तो ना, जब मैसेज करके कहते हो ना कई स्टूडेंट मेरे को मैसेज करके, सर वीडियो सॉल्यूशन अपलोड कर दो सर। क्या टेस्ट सीरीज बनाई है सर, वीडियो सॉल्यूशन तो डाला ही नहीं टाइम पे सर आपने। मेरे को गुस्सा इतना आता है, तुम्हारी प्रिपरेशन ही क्या है? यदि तुम वीडियो सॉल्यूशन से ही अपना टेस्ट का सॉल्यूशन देख रहे हो तो तुम्हारी क्या ही प्रिपरेशन है? ठीक है, तुम्हें तो सिर्फ एक हिंट की जरूरत है। मैंने तो और टेस्ट सीरीज में तो हिंट ही देना चाहिए मेरे हिसाब से, टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन में सिर्फ हिंट देना चाहिए। ठीक है, वो तो तुम्हें इतना एक्स्ट्रा मिल रहा है तो उसी से तुम्हें ही नुकसान हो रहा है मेरे हिसाब से। तो वीडियो सॉल्यूशन अगली बार से देखें, अपने घटा देंगे, बाद में ही देंगे। ठीक है, एक बार तो सारे पीडीएफ ही देंगे, उसके बाद में ही देंगे वीडियो सॉल्यूशन लास्ट में। ठीक है, नहीं नुकसान हो रहा है इस चीज से तुम्हारा, तो वीडियो सॉल्यूशन से मत करो, सिर्फ एक हिंट देखो कि हिंट क्या है, उससे ही अपना क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। वीडियो सॉल्यूशन मांग रहे हो इसका मतलब तो तुम्हारा लेवल 0 है अभी तक। ठीक है, ये हमारा 5th पॉइंट है। अब ये सारी चीजें हैं, हाँ ये सारी चीजें हैं जो तुम्हें ध्यान में रखनी है। बाकी इसके अलावा तो यार देखो कुछ नहीं है, इतना कर लिया फिर तो डेफिनेटली कम से कम जेआरएफ तक नहीं पहुंच पा रहे तो नेट तो होना ही चाहिए। और बाकी यार जनरल एप्टीट्यूड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जनरल एप्टीट्यूड को भी टाइम दो, जिन्होंने टाइम नहीं दिया 10 दिन का टाइम दे दो, बहुत है 10 दिन का टाइम। और जनरल एप्टीट्यूड जिन्होंने पहले कभी नहीं पढ़ा है वो वीडियो से ही पढ़ो, है ना, एक बार वीडियो लेक्चर देख लो, उससे ही पढ़ो, उसके बाद में फिर पीवाई क्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, वो मोर देन इनफ है। उसके अलावा तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, 2 महीने लगाने की जरूरत नहीं जनरल एप्टीट्यूड में। 10 दिन में 10 दिन में लगभग 30 से 35 वीडियो होती है इसकी, जनरल एप्टीट्यूड की, इससे ज़्यादा नहीं है जनरल एप्टीट्यूड सिलेबस। ठीक है, और 10 दिन में देख लो, 10 दिन में देख के तुम्हें पैटर्न पता लग जाएंगे, थोड़े से पैटर्न पता लग जाएंगे, तुम क्वेश्चन को इजीली, जो तुम्हारे क्वेश्चन मान लो 20 में से 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 करने होते हैं, 15 में से मान लो 5 क्वेश्चन ही तुम कर पा रहे हो, तो वो हो सकता है तुम्हारे 10-12 क्वेश्चन सही होने लग जाए, तो वहाँ से तुम्हारा जो भी 5-7 नंबर का हमेशा डिफरेंस रहता है वो वहाँ कवर हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा कोई ऐसा पॉइंट नहीं है। फिर भी नहीं हो रहा, ये सब कर लिया, टेस्ट भी कर लिया सर, टेस्ट में यदि नंबर नहीं आ रहे फिर कमियां देखो भाई, इस टेस्ट को एनालिसिस करो कि टेस्ट में क्या कमी रह रही है मेरी, क्यों नंबर नहीं आ रहे टेस्ट में, क्या क्वेश्चन मिस्टेक ज़्यादा हो रही,
टेस्ट को एनालिसिस करो, डरो मत इस चीज से। ये टेस्ट दे के उसके बाद में नंबर कम आ गए तो बैठो मत डिमोटिवेट हो गए कि अब तो नंबर कम आ गए, अब मैं क्या करूँ, आगे का सोचने लगे, ये इसमें नहीं हुआ तो क्या बनेगा, ये वो। थोड़ा सा स्ट्रोंग बनो अंदर से, अपने माइंड को थोड़ा सा स्ट्रोंग बनाओ। डरना नहीं है इसी से, मान लो 0 आ रहे हैं तो भी नहीं डरना। ठीक है, कि क्या हो जाएगा इसको, इससे ऐसे थोड़ी है कि तुम्हारे दोस्त मान लो मैक्सिमम नंबर आ गए तो उससे क्या हो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसी से डरना नहीं है तुम्हें बिल्कुल भी, उसको फेस करो उस चीज़ को। जितना ज़्यादा फेस करोगे उतना ज़्यादा स्ट्रांग बनोगे। तो उस पर जब भी टेस्ट दो, टेस्ट जितना भी स्कोर आया, क्यों कम आया, उसका एनालिसिस करो। एनालिसिस करो तो क्या क्वेश्चन में ज़्यादा मिस्टेक हुई, 3-4 चीज़ें ही एनालिसिस करनी होती है टेस्ट में। क्या क्या, पहली चीज़ तो क्या मिस्टेक्स, क्वेश्चन को सॉल्व करने में मिस्टेक हुई। ठीक है, एक तो ये चीज़ होगी। क्या रिकॉल करने में प्रॉब्लम हुई, क्वेश्चन को है ना, फॉर्मूले रिकॉल करने में प्रॉब्लम हुई, या अप्रोच ही नहीं बनी, कुछ डिफरेंट ही लगा हमें कि अलग ही है, ये तो कुछ अप्रोच ही नहीं बन रही हमारे पास में। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें ही होती है हमारे पास में। और क्या हमारे टाइम बहुत ज़्यादा लगा, टाइम टेकिंग था। इन सभी चीज़ों का एनालिसिस करो और देखो किस चीज़ में तुम वीक थे। मिस्टेक्स ज़्यादा हुई तो प्रैक्टिस में कमी है, रिकॉल करने में दिक्कत तो रिवीजन में कमी है, अप्रोच नहीं बनी तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट ही ठीक नहीं है, कॉन्सेप्ट को वीक करो, स्ट्रॉन्ग करो। टाइम ज़्यादा लग रहा है तो भी तुम्हारी प्रैक्टिस में कमी है। ठीक है, मिस्टेक्स है तो भी तुम्हारी प्रैक्टिस में कमी है। तो उन चीज़ों को देखो और फिर उस चीज़ पे काम करो। डरना नहीं है इस चीज़ से कि अपने डर के डिमोरलाइज हो गए, अपने बैठ गए, अब क्या करें, अब क्या होगा हमारी ज़िंदगी में, पता नहीं क्या होगा। ये चीज़ें भी कर ली, टेस्ट में भी नंबर आ गए। ठीक है, तो अब कहोगे सर सर हमने तो ये भी सब कर लिया, ये सारे जो जो आपने पॉइंट बताए सारी चीज़ें हमने कर ली और हमारे टेस्ट में भी बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। फिर पता नहीं एग्ज़ाम में जाके हमारे साथ में क्या हो जाता है, एग्ज़ाम में हमारा स्कोर अच्छा नहीं आ पाता। फिर तुम्हारा अभी टाइम नहीं है, सही है ना, कृपा अभी तुम पे भगवान की कृपा नहीं है। उसके लिए तुम डेली पूजा पाठ करो। ठीक है, वो भी ज़रूरी है लाइफ में। ठीक है, वो करो तो डेफिनेटली तुम्हारा टाइम भी अच्छा आ जाएगा। टाइम, एक राइट टाइम की भी बात होती है, किसी का टाइम अच्छा चल रहा है, किसी का टाइम अच्छा नहीं चल रहा, वही है लास्ट में, तो वही है, लक वाली बात आ जाती है, किस्मत वाली बात आ जाती है। ठीक है, तो थोड़ा भगवान से जुड़ जाओ, अपने पूजा पाठ में ध्यान दो। ठीक है, थोड़ा सा टाइम निकालो, मंदिर के लिए टाइम निकालो और डेली इस चीज़ को मांगो, ऊपर वाले से मांगो कि मेरे को ये क्वालिफाई करना और मेरा इस बार होना चाहिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। विनती करो, प्रार्थना करो, है ना। विनती में बहुत बहुत पावर होती है इसमें ना, प्रार्थना में बहुत पावर होती है। तुम प्रार्थना करो भगवान से कि हे प्रभु, हे भगवान, रात को सोने से पहले या सुबह उठ के जल्दी उठ के नहा धो के प्रार्थना करो कि मेरे को इस बार ये क्वालिफाई करना है, किसी भी हालत में क्वालिफाई करना है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। ठीक है, प्रार्थना करो, डेफिनेटली चीज़ें होगी। तो विश्वास करो, थोड़ा सा विश्वास करोगे तो डेफिनेटली तुम्हें चीज़ें मिलेगी। ठीक है, तुम्हारा टाइम अच्छा आ जाएगा। टाइम का होता है कि हमारा टाइम अच्छा नहीं चल रहा होता, हमारे कर्म कैसे रहे हो, पुराने कैसे कर्म रहे हो हमारे, उस हिसाब से हमें अभी चीज़ें नहीं मिल रही, राइट टाइम पे नहीं मिल रही, हमारे यहाँ राइट टाइम अभी नहीं है। तो रिक्वेस्ट करने पर या प्रार्थना करने पर, विनती करने पर चीज़ें मिल जाती है। ठीक है, जित डेली विनती करके सो, डेली प्रार्थना करो, रिक्वेस्ट करो डेली, तो हो जाएगा डेफिनेटली, कोई इशू नहीं। और दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन है, डिमोरलाइज हो रहे हो, डिमोटिवेट हो रहे हो, तो एक बी प्लान भी रखो कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके पीछे ही बैठा रहना है। ठीक है, एक बी प्लान अपना पहले से ही एडजस्ट करके रखो, सिर्फ वो दिमाग में ही रखो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एग्जीक्यूट हो ही हो। ठीक है, प्लान बी, अपना प्लान बी होना चाहिए, दिमाग में तो होना चाहिए एटलीस्ट। चाहे वो बबल ही हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होगा नहीं होगा वो, लेकिन हमारे दिमाग में तो है ना, उससे एक रिलीफ मिलता रहता है ना, बैक एंड द माइंड एक रिलीफ चलता रहता है उससे कि नहीं ये तो ऑप्शन है हमारे पास। कि वो जब करने लगे उस ऑप्शन को, तब नहीं हो रहा, तब एक और प्लान भी कर लो। ठीक है, कम से कम ये तो सेट रहे, ये जब तक सेट रहेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा तुम्हें लग रहा है फिर भी नहीं हो रहा मेरा, फिर तुम कमेंट सेक्शन में बताओ भाई क्यों नहीं हो रहा, क्या गलतियां हो रही है। इसके अलावा मेरे हिसाब से कोई गलतियां नहीं होगी। और ठीक है, यही पॉइंट है जो तुम्हें ध्यान में रखने हैं। ठीक है, हाँ बाकी देखो यार, अपने टेस्ट सीरीज की बात करें, अपने टेस्ट सीरीज मिड अप्रैल में लॉन्च कर देंगे, मिड अप्रैल में। और अपने जो न्यू बैचेस आएंगे वो मई में आएंगे। ठीक है,
न्यू बैचेस मई में एक लाइव बैच भी आएगा, और लाइव के अलावा रिकॉर्डेड बैच जो अपने चलते हैं, अपने रिकॉर्डेड ही चलते हैं, रिकॉर्डेड बैच भी अपने मई में ही हमने लॉन्च करेंगे। ठीक है, अभी कोई इतना फ़ायदा नहीं है, मई में लॉन्च करेंगे क्योंकि मई से दिसंबर तक हमारे पास में इनफ टाइम है जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताओ, और इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 9560182735। ठीक है, आई होप समझ में आया हो, और कुछ समझ इससे फ़ायदा हुआ इस वीडियो से, तो इन चीज़ों में काम करो, थोड़ा सा जो जो कमी है उन पे काम करो, और तो रिलैक्स रहो, कोई बहुत ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है कि यही सब कुछ है, कुछ भी नहीं है ऐसा। ठीक है, वहम है मन का। बाकी ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर।